जो सारे गाना है अब वो गाना नहीं रह चुका है। एक दो लाइन सुनाएंगे उस गाने की एक्चुअली हमको। तो जो सारे गाने की बात चल रही है तो आपकी छोटी फरमाइश है तो मैं आपको जरूर पूरी करूंगा। और जो सारे बोला तू जोने सारा रे हाउ सिर मोरी शहुरे तू आया करे मन रे गे पूरे हो बे करे। और लगभग कितने शायद मिलियंस में जा चुके इस ये आपके व्यूज भी? अभी 15.5 मिलियन हो चुका है। वो कि आपने एक रूबीना मैम के ऊपर नाटी गाई है। बिल्कुल, तो हिमाचली कलाकार के लिए रूबीना मैम का एक बहुत बड़ा सहयोग है और मैम के बारे में मैंने लिखने की थोड़ी सी कोशिश करी है। वो सपोरे नगीना दिले बसे शिमले रे रूबीना वो दिले बसे दिलाई को रूबीना। मैं आज तक किसी के भी लिखे हुए गाने नहीं गाए। जिस घर में पापा रहते थे उस घर में छत भी नहीं थी ढंग से, तो उसमें से रात को तारे दिखते थे तो कि 3 दिन के अंदर उसमें 20-25 हजार रील्स बन गए थे। हो बेचिए रे नगे शिखुरिए सिमिया काला बाशोला रे काओ। बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कि हमारा उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल द अक्षय शर्मा पॉडकास्ट में। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में फिर से दोबारा से लौट चुके हो देखने के लिए। और आज हमारा स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है राजेश त्यागी जी। तो सबसे पहले तो त्यागी जी आपका स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो सर कैसे हो आप? पहले तो मैं बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हो? सर मैं भी बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। तो आपका जो पॉडकास्ट में समय निकाल कर यहाँ पर आए हमारे लिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना हल्का से अपने बारे में बता दें अगर। सबसे पहले मैं अक्षत शर्मा पॉडकास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनकी पॉडकास्ट में आज मुझे अपना इंटरव्यू देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं अपने बारे में बस यही बताऊँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के एक छोटे से गांव टिम्बी का रहने वाला हूँ। और अभी मैं हिमाचल में गायकी के क्षेत्र में आगे आया हूँ और मुझे 8 साल हो चुके हैं इस फील्ड में कलाकारी करते हुए। और आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों का, उत्तराखंड वासियों का और पूरे नॉर्थ इंडिया वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर जैसे कि आपने कहा भी कि आपको प्यार मिल रहा है हिमाचल वासियों का और उत्तराखंड वासियों का, बिल्कुल। तो मैंने उसमें एक चीज देखी कि आपको हिमाचल में भी उतना ही प्यार मिल रहा है और उत्तराखंड में भी। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता ही नहीं है कि काफी हिमाचली सिंगर्स के साथ कि उनको उत्तराखंड में भी उतना ही प्यार मिले। मैं उत्तराखंड के बारे में बस यही बताऊँगा कि सबसे पहले तो मैं सिरमौर की ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कि हमारा उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर आता है। शर्ली गांव से मेरे पूर्वज थे और टिम्बी गांव में हम अब रहते हैं। अच्छा जी। तो उत्तराखंड और सिरमौर का जो आपस में कॉम्बिनेशन है बहुत पहले से है और हमारी बहुत सारी ऐसी रिश्तेदारी है जो जौनसार बाबर में है और सिरमौर में है। तो उत्तराखंड के गाने भी हमारे सिरमौर में बहुत सुने जाते हैं और हमारे सिरमौर के गाने को भी बहुत सारा प्यार उत्तराखंड में मिलता है। जी हाँ, देखा है हमने एक्चुअली वो तो। जी। तो सर सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपकी स्कूल वगैरह आपने कहाँ से किया? मतलब मेरी स्कूलिंग हुई है सर टिम्बी SBN स्कूल टिम्बी से हुई है, पब्लिक स्कूल से। और उसके बाद +1-2 मेरी कफोटा स्कूल से हुई है। और फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है कालाम हिमालयन कॉलेज से और पॉलिटेक मैंने की है। मेरी एजुकेशन है। एजुकेशन भी काफ़ी की सर आपने। तो मतलब आपने सिंगिंग लाइन का स्टार्ट कब किया था? मतलब मैंने सिंगिंग लाइन का स्टार्ट किया था सर 8 साल मुझे हो चुके हैं। तो आज मान के चलो कि 2018 के आसपास मैंने पहला गाना गाया था, हिली है मेरी चढ़की है। सुनाएंगे आप 1-2 लाइन उसकी? बिल्कुल, उस गाने को बहुत सारा प्यार मिला। मैंने लिखा कोई और गाना था, गाया मैंने हिली है मेरी चढ़की है और उस गाने को बहुत सारा प्यार मिला। और TS म्यूजिक सिरमौर यूट्यूब चैनल पे उस गाने को हमने अपलोड किया। और उस गाने के बारे में मैं ये बताऊँगा कि उस गाने को हमने 2 बार अपलोड किया है और दोनों बार उसमें जो मिलियन व्यूज़ आए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से सभी दर्शक का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि एक ठेठ गाने को इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सबसे पहले सुनाऊंगा। उसके थोड़े बोल ठेठ हैं। हो बेचिए रे नगे शिखुरिए सिमिया काला बाशोला रे काओ। बोलो चिए रे नगे शिखुरिए सिमिया काला बाशोला रे काओ। बोलो लोगो साथीरा रे जोपना सिमिया लागो जियो दे घाओ रे हिली है मेरी चढ़की है। बोलो लागो जियो दे घाओ रे हिली है मेरी चढ़की है। बहुत प्यार मिला इस गाने के लिए सर। सच में आपकी आवाज़ भी काफ़ी टैलेंटेड लग रही है। बिल्कुल, थैंक यू। अमेजिंग। मतलब बेस की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी साइड से। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
हमारे देवी देवताओं का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और मैं सदैव हमेशा यही कहूँगा कि आप अपने से बड़ों की और हमेशा अपने से छोटों की सबकी रिस्पेक्ट करो, तो आपको प्यार ऑटोमेटिक ही मिलेगा। सही कहा सर आपने। बिल्कुल तो सर आपने भी कहा मुझे जैसे कि स्टार्टिंग में कि एक्चुअली लिखा कुछ था गाना और गाया कुछ था, बिल्कुल। ये क्या कहा एक्चुअली आप? मैंने लिखा गाना था एक, कोई और गाना लिखा था, चंडीगढ़ वाली। मैं स्टूडियो में गया था, सबसे पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया था सुरेंद्र नेगी जी, लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश के, जिनका स्टूडियो शोगी में था। तो मैंने जब उनके पास गया तो मैं कुछ और गाना लिख के गया था, और मैंने जब उनको कंपोजिशन सुनाई, गाना सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ये गाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके तो मतलब जब पहली बार आप स्टूडियो में जाओगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि ये गाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप कोई और गाना है तो बताओ। तो मेरे पास कोई गाना नहीं था, तो मैं स्टूडियो में ऐसे ही बैठा था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना कि दोबारा आ जाना। फिर मुझे लगा कि यार इतने दूर से मैं आया हूँ और इतने दूर से मैं अपना किराया खर्च करके आया हूँ, तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे आप 15-20 मिनट दो, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तो मैंने उस स्टूडियो में बैठ के ये गाना लिखा, और मैंने 20-30 मिनट में इस गाने को थोड़ा थोड़ा तैयार करके फिर 1-2 घंटे में मैंने पूरा ही गाना बनाया। मुझे नहीं था पता कि जिस गाने को मैं अपने स्टूडियो में बैठ के ही वहीं पे गाना लिखूंगा, उस गाने को इतना प्यार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ा योगदान उसमें जो है सुरेंद्र नेगी जी का है, जिन्होंने कितना अच्छा म्यूजिक बनाया उस गाने में। तो सर सुना है मैंने आपका एक्चुअली वो गाना। तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप कह रहे थे कि एक्चुअली आप गाना खुद ही लिखते हो और खुद ही रिकॉर्ड करते हो। बिल्कुल, मैंने आज तक किसी के भी लिखे हुए गाने नहीं गाए हैं, और मैंने जितने भी गाने आज तक गाए हैं, मैंने अभी तक 80 गाने गाए हैं, और 80 गाने मैंने खुद लिखे हैं। उसमें से मैंने कुछ गाने ऐसे हैं जो कि पारंपरिक गीत हैं, उनको मैं अलग से रखना चाहूँगा कि पारंपरिक गीत है, जैसे हमारी हारुले होती है, ट्रेडिशनल गीत्स होते हैं, वो अलग चीज़ है। पर जो नए गाने मैंने गाए हैं वो मैंने खुद लिखे हैं, और मैं 60 गाने जो है खुद अपने आप लिखे हैं और अपने आप गाए हैं। बहुत ही बढ़िया बात है सर ये एक्चुअली। तो सर आपको हमने देखा है कि जॉन सारी एक नाटी है जिसने आपको काफ़ी फेमस किया है, और सच कहूँ तो मैंने भी सबसे पहले आपको उसी नाटी के थ्रू देखा था। थैंक यू। तो मतलब क्या था उस नाटी के पीछे का हिस्ट्री, प्रॉपरली कैसे तैयार की थी आपने वो? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रैंडम चीज़ बनी थी। स्टूडियो में हम बैठे थे, स्टूडियो में बैठे बैठे ही हमने कुछ बनाने की कोशिश करी, और माँ सरस्वती का इतना आशीर्वाद रहा कि 30 मिनट के अंदर हम उस नाटी को लिखते हैं और कंपोजिशन तैयार करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई सच में सर 30 मिनट में कोई गीत लिखा गया, और 30 मिनट के गीत ने आज पूरे हिमाचल और उत्तराखंड में इतना प्यार मिला। उत्तराखंड हिमाचल छोड़ो, उसमें नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी जगह जो है, बहुत सारे स्टेटों में जो उस गाने को सुना गया, देखा गया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में उस गाने को हमने लिखा, और सबसे पहले हमने उसका एक डमी रील बनाया, और डमी रील इंस्टाग्राम पे डाला। इंस्टाग्राम पे डालने के बाद जब हमने उसमें देखा तो इतना अच्छा रिस्पांस आया कि 3 दिन के अंदर उसमें 20-25 हज़ार रील्स बन गए थे। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हिमाचल इंडस्ट्री में, और एक डमी रील जिसमें कि हमने सोचा भी नहीं था। ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसा रहा कि उस गाने में आज। सच में सर, तो आप 1-2 लाइन सुनाएंगे उस गाने की एक्चुअली हमको? तो जौन सारे गाने की बात चल रही है, तो आपकी छोटी फरमाइश है तो मैं आपको ज़रूर पूरी करूँगा। और जौन सारे गाने का जो प्यार, सबसे पहले मैं पूरे नॉर्थ इंडिया वासियों का, हिमाचल उत्तराखंड वासियों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। सभी इन्फ्लुएंसर, सभी क्रिएटर और आप जैसे पॉडकास्ट वाले भाई लोग, न्यूज़ वाले, जिन्होंने कि इस गाने को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जौन सारे गाना मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक जौन सारे गाना है, अब वो गाना नहीं रह चुका है। सच में वो अब लोगों का इमोशन बन चुका है। जी हाँ। और जौन सारे गाने के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा उस गाने का। उस गाने के पीछे बहुत सारी टीम है और सबकी बहुत अच्छी मेहनत है। सबसे पहले मैं दिनेश डीके भाई का नाम लूँगा, जिन्होंने कि इसका बहुत प्यारा म्यूजिक बनाया है। उसके बाद मैं टीएस म्यूजिक सिरमौर का नाम लूँगा, जिन्होंने कि बहुत प्यारा शूट किया है। हमेशा मेरे गाने के जितने भी आज तक वीडियो आपने देखे हैं, टीएस म्यूजिक सिरमौर ने शूट किए हैं। और उसके बाद गौरव शर्मा ने मेरे साथ गाया है। अंजलि राणा ने बहुत अच्छा अभिनय उसमें किया है। बहुत छोटी सी टीम ने इस गाने को बनाया और हमने उसमें 5 लोगों की हमारी सारी टीम है और बाकी हमारे सभी हिमाचल और उत्तराखंड वासियों का वो गाना है, वो हमारा गाना नहीं है। तो जौन सारे गाने के बारे में मैं ये बताऊंगा कि वो एक गाना नहीं, अब इमोशन बन चुका है एक उत्तराखंड और सिरमौर और हिमाचल की लव स्टोरी का। कि अगर जौनसार की लड़की को एक सिरमौर का लड़का अगर प्रपोज करता है तो कैसे करेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर, जिन्होंने कि उसके ऊपर एक इमोशन रील्स बनाई हैं। तो जब वो उसको प्रपोज करेगा तो वो कहेगा कि
कि बेबस से गए दिलो दे मेरे प्यारी है, हाय रे मेरी है जन सारी है, तू तो बस से गए दिलो दे मेरे प्यारी है, हाय रे मेरी है जन सारी है। तो लड़का बोलता है लड़की को कि बोला तू जन सारा रे हाउ सिर मोरी, शहुरे तू आया करे मन रे गे पोरे, ओ बेकोरे हे रे 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 बोला ओ बेकोरे हारो रे तू तैयारी है, हाय रे मेरी है जन सारी है, बोला ओ बेकोरे हारो रे तू तैयारी है, हाय रे मेरी है जन सारी है। थैंक यू सो मच। सच में सर आपकी आवाज़ में जादू है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली जैसे मैंने देखा कि आपने ये सॉन्ग क्रिएट किया है बिल्कुल। और लगभग कितने शायद मिलियंस में जा चुके इस सॉन्ग ये में आपके व्यूज दी? अभी 15.5 मिलियन हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल इंडस्ट्री में शायद सबसे कम टाइम में इतना वायरल होने वाला सॉन्ग वायरल होने वाला और सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलने वाले, सबसे कम टाइम में 7 मंथ में 15 मिलियन व्यूज़ शायद जौनसारी गाने को मिले हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी चाहने वालों का जिन्होंने कितना प्यार दिया, इस गाने को इतना बड़ा बनाया। जॉन सारी जो आपने ये गाना मतलब बनाया है ना एक्चुअली में, तो क्या आप इसको अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हो? क्योंकि बिल्कुल। काफी लोगों के मैंने खुद भी देखा है एक्चुअली कि उस गाने के बाद आप काफी ट्रैफिक में गए हो, मतलब काफी बिल्कुल। लोगों ने जाना है आपको इस गाने के देखो बाद। मैं बहुत पहले से गाने गा रहा हूँ और इससे पहले भी मेरे बहुत सारे गाने ऐसे जो वायरल हुए हैं। पीछे वाले आगे आओ आज लगनी नाटी, हाँ सुनाएंगे आप इसकी भी एक दो लाइन बिल्कुल। एक्चुअली, क्योंकि मैंने वो सुना था गाना एक जो बार। है पहला हिमाचली गाना बना था जिसको कि मुंबई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने प्ले किया था अपने एक्ट के लिए। तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। बोलो पीछे वाले आगे आओ आज लगनी नाटी, ओ डिकेरा म्यूजिक त्यागी रे गाने डीजे जांदे लो फाटे, ओ बे मुंडे छोले के पानी री घोड़े डाठू भी जा तेरा पानी है, मुंडे छोले के पानी री घोड़े डाठू भी जा तेरा पानी है, ओ बे मुंडे छोले के पानी री घोड़े डाठू भी जा तेरा पानी है, मुंडे छोले के पानी री घोड़े डाठू भी जा तेरा पानी है। तो ये कुछ हमारे बोल है और मैं हमेशा अपने गानों में यही कोशिश करता हूँ कि जितने ट्रेडिशनल शब्द रहें और अपना ट्रेडिशनल जो पहनावा है हम उसको प्रमोट करें और हम अपने सिरमौर को, अपने हिमाचल को टूरिज्म के लिए भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे डीसी मैम नाहन ने भी कहा है कि आप अपने गानों में जो है अपने कल्चर को दिखाते हो और अपनी जितनी भी सिरमौर की बहुत सारी लोकेशनें हैं उनको मतलब कि टूरिज्म के हिसाब से प्रमोट कर रहे हो, ये हमारा सौभाग्य है। तो थैंक यू सो मच जी। तो बहुत बड़ी बात है कि डीसी जी ने आपको कहा डायरेक्टली कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मैम ने मुझे कहा कि आप अपने मतलब कि सिरमौर के जो टूरिज्म के प्लेस है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। वहाँ पे कई ऐसी लोकेशनें हैं, हम अभी आपको बताना चाहेंगे कि कल हम राजगढ़ में एक शूट करने वाले हैं। तो यहाँ की बहुत सारी ऐसी लोकेशनें हमें पता चली हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त जैसे कि राजेंद्र शर्मा जी पटवारी साहब हैं जो कि अभी यहाँ पे कार्यरत हैं, हमारे शिलाई क्षेत्र से हैं, और कानगो साहब हमारे अजय शर्मा जी जो कि शिलाई से हैं। उन्होंने मुझे जब बताया कि ऐसी ऐसी लोकेशन है उन्होंने मुझे भेजी तो मुझे लगा कि यार हमें वहाँ पे शूट करना चाहिए। अपने रुद्रा कैफ़े वाले भानु भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तो अच्छा लगता है जब हमारे को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, आपका नया गाना अभी आने वाला है बिल्कुल actually में। बिल्कुल। तो क्या है उस गाने का मतलब, किस हिसाब से आप निकाल रहे हो उसको? हमारा सबसे पहला जो मकसद होता है अपने गानों में, हम अपने कल्चर को मतलब जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने कल्चर को दिखाना चाहते हैं, अपने कल्चर को गाना चाहते हैं। जैसे हमारे जौन सारे गाने में आपने शब्द सुने होंगे कि उसमें बहुत जी, सारे जी। ठेठ शब्द है। संगला लाड़ी अगर आपने दूसरा गाना उसका सुना होगा कि बिल्कुल ठेठ शब्द है कि उसमें एक लाइन है कि ठेके लो थे गौरव देता बुढ़ड़ी नानी है। ठेकेना का मतलब होता है कि जब लड़की जो है शादी करने के लिए जब तैयार हो जाती है भागने के लिए, जैसे हमारे साइड एक रिवाज है कि भाग के शादी करती है, तो ठेके लो थे गौरव देता बुढ़ड़ी नानी, मतलब कि आपको रोक रही है नानी जो है शादी करने से। तो इस तरह के शब्द को अगर पूरे हिमाचल और नॉर्थ इंडिया में सुने जाते हैं तो एक हमारा सौभाग्य है पूरे सिरमौर का कि ऐसे ऐसे ठेठ शब्द में रील्स बन रही हैं, वो भी नॉर्थ इंडिया में। तो बहुत बड़ी जी बात सर, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। तो आप सॉन्ग के शूट कर रहे हो आजकल, है। बिल्कुल। और सॉन्ग आपका कब रिलीज होने वाला है एक्चुअली? हमारा जो नया सॉन्ग है 20 जून को रिलीज होने वाला है, 20 जिसको जून। हाँ जी, जिसको स्पॉन्सर किया है निखिल भाई हिमाचल टूर एंड ट्रेवलिंग हिमाचल का, जिनमें हिमाचल में जिनका कि बहुत बड़ा काम है टूरिज्म के लिए, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और हिमाचल में अगर कहीं पे भी घूमना चाहते हो तो उनके पास जो है टूर पैकेज जो है बहुत सारी जगह पे है। सच में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 20 जून को हमारे त्यागी जी का वहाँ पे न्यू सॉन्ग आने वाला है और वो भी तहलका मचाने वाला है इस मार्केट में। Thank एक you. दो लाइन सुनाओगे हल्की सी भी कोई उस गाने के डेमो?
चलो हमने एक रील डाली थी अभी हाँ, थोड़ा सा, just वही। एक हमने डमी रील थोड़ा सा डाला था, उसकी मैं 2 लाइनें, एक लाइन में आपको सुनाना चाहूँगा, कोई उससे बात आगे नहीं तुम नहीं सुना जी पाऊंगा। जी सर, उतनी काफ़ी है। उसके लिए हमने कुछ एक गाना लिखा था कि जैसे कि बोलो हवाया मिलारू तेरे गाँव दा, बात सुने पोंडे तू मेरे दिलो रे, ओ हवाया मिलारू तेरे गाँव दा, बात सुने पोंडे तू मेरे दिलो रे, ओ बेबो से ऊंचे दारो दे डूबे मेरे प्यारो दे, ताऊ जैसे बाठिनो ना देखे संसारो दे, ओ बेबो से ऊंचे दारो दे डूबे मेरे प्यारो दे, ताऊ जैसे बाठिनो ना देखे संसारो दे। इससे आगे मैं थोड़ा सरप्राइज रखना चाहूंगा। रियली कोई बात नहीं सर, रियली थैंक्स। आपने सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए हल्का सी गाना प्ले किया यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे जैसा सुना है मैंने, तो लग रहा है कि ये भी तहलका मचाने वाला है मार्केट में सॉन्ग आपका। मैं यही दुआ करूंगा कि भगवान इस गाने को भी हिट करे। होगा सर, जरूर होगा, आपका इतनी मेहनत इसमें है। चलो थैंक यू। तो सर अभी तक तो हम आपकी सक्सेस स्टोरीज एक हिसाब से देख रहे थे, पॉजिटिविटी, बिल्कुल। बट अब मैं जानना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा एक्चुअली में, मतलब फैमिली वगैरह। देखो सर, बैकग्राउंड उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं था। देखो मम्मी पापा ने बड़ा स्ट्रगल किया था, हम भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे और अभी भी है, तो पापा ने बड़ा स्ट्रगल किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पापा जो थे, मतलब कि बचपन में ही माँ बाप ने छोड़ दिया था। पापा जो मेरे दादा थे वो एक्सपायर हो गए थे और दादी जो है वो कहीं और शादी करके चले गए थे। तो पापा ने बड़ा स्ट्रगल करके जो है शादी करी। शादी के बाद बच्चे पैदा हुए और बच्चे पैदा करने के बाद हमें जब उन्होंने स्ट्रगल से हमें पाला तो बहुत बड़ी बात है। अकेले दम पे उन्होंने सब कुछ कराया, पढ़ाई लिखाई कराई। हम 5 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे से छोटी 2 सिस्टर और मेरे से 2 बड़े भाई हैं। तो हम जब मम्मी पापा का स्ट्रगल देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत मतलब कि ऐसा लगता है कि यार सच में आजकल का जो दौर है वो बहुत अच्छा है, उस समय का जो दौर है वो बहुत ख़राब था। उस समय खाने के लिए खाना नहीं होता था, बड़े मुश्किल से पालन पोषण होता था, तो उतना अच्छा तो नहीं था। और म्यूजिक के लिए सबसे बड़ी बात है कि म्यूजिक के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था घर से। और फिर मेरे पापा की जॉब लगी थी पीडब्ल्यूडी में, तो पापा मुझे पढ़ाई के लिए ज़्यादा बोलते थे और म्यूजिक के लिए बिल्कुल मना करते थे। सभी के लिए बोलते हो। म्यूजिक के लिए बिल्कुल मना करते। जब मैंने पहला गाना गाया था तब भी मुझे बहुत डांट पड़ी थी घर से कि भाई ये काम, मतलब इस काम के लिए थोड़ा ना हमने आपको भेजा है, आप अपना स्टडी करें, उस पर ध्यान दें। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, मैं भी जिद करके चलता रहा। तो आज जब जौन सारी गाना आया तो फैमिली से बड़ा सपोर्ट मिलता है कि नहीं सच में हमें भी पहचान मिल रही है आपकी वजह से, घर वाले भी। मैंने देखा है आप जॉब भी करते हो, एक्चुअली करते थे, अभी हाँ भी जी, करते हो? बिल्कुल अभी मैं करता हूँ। मैं फार्मा लाइन में हूँ और मेरा जॉब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जॉब में मेरे साथ जो हमारे GM साहब हैं, उनका नाम है KS चौहान सर, KS चौहान। उनका मेरे ऊपर बहुत सहयोग रहता है। जॉब से रिलेटेड मुझे छुट्टियों की बड़ी ज़रूरत होती है, शोज़ के लिए मुझे छुट्टियों की बहुत ज़रूरत होती है। अब मैं शूट पे आया हूँ तो मुझे शूट के लिए भी छुट्टी की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो HR हेड है KS चौहान सर, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो उनका आशीर्वाद हमेशा माँ बाप की तरह है मेरे। तो एज आप इस समय सिंगर हो और काफ़ी आपके गाने हिट भी हो रहे हैं, तो फिर भी आप जॉब क्यों कर रहे हो एक्चुअली में? एक्चुअली मैं जॉब करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो अपनी स्टडी करी है और मेरा डिप्लोमा है मैकेनिकल साइड से, तो मैकेनिकल में मैंने जो सीखा है और मैंने जो अपनी कंपनी को जो बहुत सारा टाइम दिया, मैं काफ़ी बार मतलब चौहान सर से मैंने डिस्कस भी किया कि सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे शूट नहीं हो पाते हैं, शोज़ नहीं कर पाता हूँ और मुझे मतलब कि डबल साइड काम करने में दिक्कत आ रही है। तो मैं कई बार रिज़ाइन देने के लिए भी सोचता हूँ और कई बार मैंने रिज़ाइन टाइप भी किए हैं, पर चौहान सर मुझे हमेशा रोकते हैं कि मैं जब तक यहाँ इस कंपनी में हूँ तब तक तू रिज़ाइन नहीं देगा, तेरे को छुट्टी की ज़रूरत है तो मैं दूंगा तेरे को छुट्टी। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्पोर्ट में मेरे बॉस खड़े हैं, तो मैं जॉब करता रहूँ जब तक है साहब। ये काफ़ी सौभाग्य की बात है एक्चुअली कि आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है वहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने भी कहा था कि फैमिली का सपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं था, बट मतलब उस समय एज अ स्टडी के लिए सभी को कहा जाता है और आज के समय में भी यही है। लेकिन अगर काफ़ी स्टूडेंट्स इस समय होते हैं जिनको सोशल मीडिया पे आना होता है एज अ सिंगिंग लाइन, बट उनको भी सपोर्ट नहीं है फैमिली का, तो वो क्या कर सकती है इस सिचुएशन में? मैं सभी पेरेंट्स के बारे में यही बताना चाहूँगा और सभी पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को जिस टैलेंट में अगर वो जाना चाहता है, जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, प्लीज़ एक बार उसका टैलेंट देख ले। अगर वो उस फील्ड में बहुत अच्छा है तो उसको जाने दे, करने दे। हाँ, और दूसरी बात है कि अगर हम सिंगिंग कर रहे हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हर काम के लिए सबसे पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हमें मतलब कि हर दोनों काम करने से पहले पढ़ाई भी साथ साथ करनी होगी। मेरा यही मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, नशे से बहुत दूर रहें। और नशे के बारे में मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा अभी नशे के प्रति एक गाना आया था जो कि सिरमौर
KTC मैम ने ही उसको स्पॉन्सर करवाया था। तो मैम के थ्रू भी और हमारे थ्रू भी एक मैसेज है सभी युवाओं के लिए कि आप नशे से बिल्कुल दूर रहें। नशा एक जानलेवा है और आजकल के नशे जैसे चिट्टा, इस तरह के नशे जो हैं इनसे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को खोखला कर रहा है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कहा गाना आपने बनाया, इस पे तो एक दो की लाइनें आप उसकी भी सुना दो, बिकॉज शायद बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा। उसमें हमने लिखा था और मैंने ही उस गाने को लिखा था। और हमारे सिरमौर और हिमाचल में बहुत सारी रैलियां भी ऐसी निकली हैं चिट्टे के खिलाफ, जिसमें कि हमारे जे ठाकुर भाई सिरमौर से हैं, उन्होंने भी एक रैली निकाली थी। उस रैली का मैं भी हिस्सा रहा। तो उसमें हमने लिखा था कि हो बे नशे की लत है बुरी मेरे भाई, नशा त्यागो तुम जीवन नहीं। नशे की लत है बुरी मेरे भाई, नशा त्यागो तुम जीवन नहीं। ओ एक दानव आया है चिटा, जिसने युवा का जीवन लूटा। एक दानव आया है चिटा, जिसने युवा का जीवन लूटा। आमा बापू छुड़े छोड़े पाए पढ़ाए, नशा त्यागो तुम जीवन नहीं। इस तरह का कुछ हमने लिखा था। सही, बिल्कुल अच्छा लगा सर काफ़ी आपका यह सॉन्ग, और उम्मीद करते हैं कि इस सॉन्ग से हमारे युवाओं के ऊपर काफ़ी असर पड़े और वो नशे की ओर ना ही जाए तो शायद अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये सॉन्ग भी आपने मतलब डायरेक्ट एकदम से बना लिया था? नहीं, इसके बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया, काफ़ी स्टडी किया इसके बारे में। तो क्योंकि अब अगर आप एक ऐसी चीज़ पे गाना लिख रहे हो कि इसमें कि लोगों को एक समझाने के लिए मैसेज डाल रहे हो, तो उसके बारे में तो स्टडी करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक डांस गाना बना रहे हो, जैसे जौन सारे गाना था, उसमें हमने लिखा था कि नाटी है तेरा बोलो घाघरा जगूमा, जौन सारा उबा सारा गढ़वाल जूमा, कि बस जब तेरा घाघरा घूमता है तो जौन सारा और गढ़वाल सारा झूम जाता है। तो मतलब इस तरह के बोल लिखना एक थोड़ा आसान काम है। पर अगर आप किसी रियलिटी चीज़ पे गाना लिखते हो, किसी के जीवन काल पे लिखते हो, या किसी के लिए आप मैसेज देना चाहते हो, अच्छा संदेश देना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको बहुत सोचना पड़ता है। और सबसे मैं सिंगिंग लाइन में और मतलब एक गाना बनाना ना, अगर सबसे ज़्यादा टफ है तो वो है लिरिक्स लिखना। सबसे जी सर, बिल्कुल सही टफ काम मुझे लगा, क्योंकि मैं सिंगिंग भी करता हूँ, मैं लिरिक्स भी लिखता हूँ, और हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, हमारे साथ वीडियो डायरेक्टर भी हैं, डांसर भी होती है, बहुत सारे, मतलब कोई काम तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ा आसान है। वीडियो का एडिट करना बहुत मुश्किल काम होता है, आपको पता ही है, आप खुद एडिटिंग करते होगे। पर जो लिरिक्स लिखना है ना, उसके बारे में आपको पता नहीं कितने बार सोचना पड़ता है। एक कंपोजिशन बनाने के लिए कई बार आप एक लाइन में फंस जाते हो, और वो लाइन सोचते सोचते आपको पूरा दिन लग जाता है। तो ऐसा है। तो सर एक्चुअली मैंने आप एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने कहा था कि आपकी जो फादर की शादी हुई काफ़ी अलग तरीके से हुई हो, काफ़ी अलग उसमें मोमेंट था, तो आप उसे बताओगे एक बार? फादर के बारे में मैं बताऊंगा कि देखो, गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है कि पता नहीं कब किसको आ जाए। ठीक है, तो मम्मी पापा का कोई सहयोग नहीं था, फैमिली का कोई सहयोग नहीं था। पापा हमें सुनाते थे जब हम छोटे छोटे होते थे कि भाई अब तो आपको ना, मतलब कि पापा ने हमें सब कुछ करके दिया था, पढ़ाई करके दी थी, करा के दी थी, मकान बना के दिए थे। मतलब मैं तो सबसे लाडला था घर में ना, तो मैं सबसे छोटा था, तो तब तक पापा भी अच्छी तरह सेटल हो गए थे, अच्छी जॉब लग गई थी, अच्छी सैलरी हो गई थी। तो जब पापा ने कहा कि देखो तुम शादी करोगे तो मेरे रेफरेंस से करोगे, पापा का बैकग्राउंड ठीक है, मतलब कि नौकरी है पापा की, तो कोई ना कोई लड़की दे ही देगा आपको। पर जब पापा ने शादी करी थी तो ना तो उनके ऊपर पापा का हाथ था, उनके पापा का, नाम के मम्मी का, तो पापा ने झूठ बोल के शादी करी थी। तो पापा जब मतलब कि लड़की देखने गए थे, तो मम्मी मतलब छोटी उम्र में पहले शादियाँ होती थी, तो मम्मी को झूठ बोल के कहा कि भाई मेरे से शादी करेगी। मतलब पापा मेरे देखने के लिए अच्छे थे, थोड़ा सा कपड़े कुपड़े किसी के लेके या फिर कपड़े के पैसे इकट्ठे करके, तो मम्मी ने कहा कि मैं कर तो लूँगी पर तेरा बैकग्राउंड क्या है, मतलब ऐसा होता। तो उसने कहा, पापा जी ने कहा कि भाई मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और मेरे घर में तो चांद सितारे वाला, मतलब कि ऐसा घर है जहाँ से कि चांद सितारे दिखते हैं मेरे घर से। तो मम्मी को लगा कि यार ऐसा घर तो कहाँ मिलेगा फिर, जैसी मतलब कि पहले ज़माने में गरीबी होती थी। तो जब मम्मी को झूठ बोल के भगा के ले आए पापा घर में, तो देखा जिस घर में पापा रहते थे उस घर में छत भी नहीं थी ढंग से, तो उसमें से रात को तारे दिखते थे। तो इस तरह झूठ बोल के शादी करी। मम्मी ने फिर सोचा कि मैं कहाँ आ गई, पर मम्मी, जब से मम्मी का हमारे घर में कदम पड़ा, तब से मेरे पापा की मतलब कि जो लाइफ है, बोला जाता है कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सक्सेस के पीछे। तो मम्मी के आने से जो है हमारा परिवार, मतलब पापा की जो लाइफ है एकदम से चेंज हो गई। नहीं तो बड़ा स्ट्रगल किया था पापा ने दिहाड़ी मजदूरी करके, और उसके बाद फिर मम्मी ने जॉब भी लगवाई उनकी। जैसे पहले पिडोल्डी में ज़बरदस्ती लगवाते थे, तो बहुत कम सैलरी में जॉब लगी थी। तो वो एक स्टोरी थी पापा की शादी करने की, झूठ बोल के। सच में काफ़ी मैं देख रहा था इसको एक्चुअली मैं ना। हाँ जी, हाँ जी।
तो मैरिज तो आपकी शायद लव मैरिज ही हुई है, बिल्कुल। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है एक्चुअली में? देखो बस हमारी उनके साथ रिश्तेदारी थी पहले ही। अच्छा। तो मैं एक बार जब घर गया था मतलब कि अपने ससुराल में, तो जो मेरा बड़े ही बड़ा साला है उनके साथ मैं गया था, तो मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वहाँ पे हमारी थोड़ी सी बस आई कांटेक्ट हो गए और उसके बाद जस्ट आई कांटेक्ट से? बस उसके बाद फिर मैंने बात करने के लिए बोला और कुछ टाइम तक हमने बात भी करी, काफ़ी टाइम तक बात करी। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि घर में बात कर लो, फिर घर में बात करी। तो हमारी पहले से ही रिश्तेदारी थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना मनाने में ना कुछ। तो उस समय शायद आपके गाने वगैरह हुए थे कुछ हाँ वायरल? जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उस समय मैंने 2-3 गाने गाए दिए थे, काफ़ी गाने गाए थे शायद। तो कितना सपोर्ट रहा है आपको आपकी वाइफ का इस लाइन में अभी तक? वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि वाइफ नहीं है तो शायद मैं इस लाइन में नहीं हो पाता। फिर वाइफ का सपोर्ट हमेशा होता है। देखो बच्चे को संभालना है, मेरे बच्चे भी है, उनको संभालने के लिए मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ, तो वाइफ वहाँ के बच्चे को संभाल रहे हैं, मतलब मेरी फैमिली संभाल रही है। तो हमेशा सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं एक्चुअली कि आफ्टर मैरिज की अपने बिजनेस को संभालना शायद मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, आपका पार्टनर आपको समझने वाला हो तो शायद आपका बिजनेस और ज़्यादा अच्छा बनता है, जी सर। बढ़ता है। तो पार्टनर समझदार होना चाहिए और फिर आपका जो बिजनेस है या कोई भी आपका प्रोफेशन है वो अच्छा हो जाएगा। जी सर, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट के टाइम पूछना चाहूँगा कि बिल्कुल। आपने एक रूबीना मैम के ऊपर नाटी गाई है, बिल्कुल। तो उसके पीछे क्या ये बताएंगे आप किस तरह? क्योंकि रूबीना मैम ने हमारे पहाड़ी कल्चर को बहुत बड़े लेवल तक जो है रिप्रेजेंट किया है। जब सबसे पहले वो बिग बॉस में गए थे, मैं उनके बहुत सारा मतलब मैं उनके बारे में बहुत सारी स्टडी करी। तो सबसे पहले जब वो बिग बॉस में एंटर हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि मैं सलमान खान साहब के साथ जो है अपने हिमाचली नाटी पे नाटी करना चाहूँगी। मेरा एक सपना है कि सलमान खान हमारी नाटी पे मतलब हमारे गानों पे डांस करे, और सलमान खान ने शायद किया भी। तो मतलब अपने कल्चर को इतना रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने एक रियलिटी शो में जो है एक हमारी हारुल, जो हिमाचली हारुल है, उसको लगा के सबसे डांस करवाया। यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित मैम से भी उन्होंने डांस करवाया। तो हिमाचली कलाकार के लिए रूबीना मैम का एक बहुत बड़ा सहयोग है, और मैम के बारे में मैंने लिखने की थोड़ी सी कोशिश करी है। और सुना सकते हो आप हल्का से उस लाइन? बिल्कुल। तो मैम की सुंदरता पे हमने लिखा है, और मैम ने जो किया है मतलब अपने कल्चर के लिए, उस पर हमने लिखा है। तो सुंदरता पे मैंने पहली लाइन लिखी थी कि मैम की आंखें बहुत प्यारी है, कि आंखें तेरी भूरी भूरी दिल पे चलाए छुरी, ओ आंखें तेरी भूरी भूरी दिल पे चलाए छुरी, तू असो पोरे नगीना दिले बसे शिमले रे रूबीना, ओ दिले बसे दिलाई को रूबीना। तो उसमें हमने एक लाइन लिखी थी, बहुत प्यारी लाइन है। ओ बे मुंडो दातू लाए डाठू गोड़ो दातू पाए पाटू देखे नहीं ऐशने हसीना, दिले बसे शिमले रे रूबीना, ओ दिले बसे दिलाई को रूबीना। बहुत प्यारी लाइन है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया इस गाने को भी। बहुत कम टाइम में ये एल्बम भी हमारा मिलियन हो चुका है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जौनसारी गाने के बाद एक एल्बम और मिलियन हो चुका है। बैक टू बैक एल्बम मिलियन हुए, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। सच में सर आपकी हार्ड वर्किंग दिखाई देती है यहाँ पे। थैंक यू। उसी का ये सारा रिजल्ट आपके सामने आ रहा है आज। तो आपने रूबीना मैम के ऊपर नाटी लिखी है, कभी मिली हो आप वैसे रूबीना मैम से? ये मैं कभी नहीं मिला हूँ। मैं लास्ट टाइम मैम से बात हुई थी, और मेरी उनकी फैमिली से सबसे बात हो चुकी है। मतलब रजत भाई से मेरी बात हुई थी, रजत भाई जो कि उनकी बहन के हस्बैंड है। हाँ जी, हाँ जी। और ज्योतिका दीदी से मेरी बात हुई है, जो कि रूबीना मैम के छोटे सिस्टर हैं। और उनके फादर साहब से मेरी बात हुई है, जो कि मतलब कि रिटायर DLO रह चुके हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के। उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी बड़ी सराहना की इस गाने की। और रूबीना मैम से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी कि बहुत अच्छा गाना है। और मैम ने 3 या 4 रील्स इस गाने पे बना चुके हैं मैम अभी तक। मैम ने मुझे भी शेयर किया था, और मैंने उनकी स्टोरी भी शेयर करी थी। और मतलब कि काफ़ी बार तो उन्होंने इस स्टोरी पे गाना बहुत ज़्यादा यूज करा है। तो हमारा सौभाग्य है कि मैम को हमने ये गाना डेडिकेट किया था और उनको पसंद आया। जी सर, सच में गाना काफ़ी अच्छा लगा था मुझे भी, और काफ़ी लोगों को आपका गाना बहुत पसंद आया था वैसे भी। तो अब मैं पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन ये हमारा होने वाला है कि आपका एक इंसिडेंट मैंने सुना है, वो शिमला भाग कर चले गए थे, आप उसे एक्सप्लोर कर दो बस एक बार। दिहाड़ी के लिए हम गए थे एक बार, और मतलब मैं तो हमारे गांव के दोस्त जो है, जैसे मतलब कि मेरे जो अपने एज के दोस्त थे, वो शिमला जाते रहते थे दिहाड़ी करने। तो एक बार उन्होंने बताया, जब से गांव आते थे वो, तो बताते थे कि भाई शिमला में तो बहुत मज़े है, खाने का भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, मतलब कि जो भी खाना होता है वो मिल जाता है।
तो मैंने कहा कि मुझे भी यार शिमला देखना था और मैं कैसे आऊँ। तो मतलब कि मैंने बड़े मुश्किल से किराया इकट्ठा करके, तो हमारे वहाँ से सुबह ही सुबह 6 बजे राजधानी बस जाती थी शिमला के लिए। मैं राजधानी बस में बैठा, उनसे मेरी मतलब कि यहीं से बात हुई। उस टाइम फ़ोन भी नहीं होते थे कि भाई, उन्होंने कहा कि जैसे ही राजधानी बस आएगी, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, और मैं आपको मलियाना पिक करने आ जाऊँगा दोस्त ने कहा। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे पिक कर लिया, और जब मैं वहाँ देखा तो कि ठीक है। 2-4 दिन तो उन्होंने मेरे से बहुत आराम से काम करवाया। फिर चौथे 5वें दिन ठेकेदार ने बोला कि भाई आप जाओ ऊपर, मलियाना से काफ़ी नीचे एक गाँव पड़ता था, आधा किलोमीटर उतराई है और चढ़ाई भी थी। तो उन्होंने कहा कि ऊपर जाओ आप और एक सीमेंट का कट्टा ना उठा के ले आओ। तो मैं गया तो सीमेंट का कट्टा मेरे से उठाया, क्योंकि मैं छोटा था उस टाइम, 10th क्लास में था। तो जब मैंने सीमेंट का कट्टा उठाया तो मेरे पास ना रस्सी नहीं थी उठाने के लिए। तो मैंने तारें दी, उन्होंने, लाला ने वहाँ पे ना जो सर्विस की तारें होती है वो दी। तो मैंने उसमें ना कच्छे लगा के, जो हमारे कच्छे बोलते उसको, कच्छे लगा के फिर मैं जब उतराई में चलता तो ना लूज हो जाती। तो उसने ना ये काटनी शुरू कर दी, मतलब उससे ना खून आने लग गया। मैंने वो कट्टा रास्ते में ही छोड़ के आया। फिर मैं नीचे आया, मैंने ठेकेदार को बताया कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि उनके पास उस समय छोटे छोटे फ़ोन होते थे। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि मुझे घर आना है और मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो पापा ने कहा कि रुक जा बेटा, 1-2 महीना तो कर ले अब जब गया है। तो मैं नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि चलो घर आ जा। तो मतलब कि बहुत बुरा लगा। फिर हमें पता लगा कि पैसा कमाना कितना हार्ड है और बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। तो हमेशा मैं यही सभी को मैसेज देना चाहूँगा जो आजकल के युवा हैं, कि पैसा बर्बाद मत करें। अपने माँ बाप का जैसे बाहर रहते हैं तो बहुत पैसा उड़ाते हैं, तो जी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। तो सर अभी तक आप सोशल मीडिया से कैसा अर्न कर रहे हो वैसे? सोशल मीडिया से अच्छा अर्न है, और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जौन सारे गाने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा काम भी मिला है, और यहाँ तक कि प्राइवेट शो भी बहुत अच्छे मिले हैं, गवर्नमेंट के शो भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, और सोशल मीडिया से भी अच्छा अर्निंग है। मतलब सोशल मीडिया को इस समय कोई भी व्यक्ति अगर वर्क करता है उस पर, तो एज अ प्रोफेशन उस पर वर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट है, आप सबसे पहले अपने टैलेंट को समझ लें, और अगर आपके अंदर जो टैलेंट है उसी फील्ड में आप सोशल मीडिया पे आगे आएँ। क्योंकि कई बार देखा जाता है हमें कि अगर हम सिंगिंग कर रहे हैं, और सिंगिंग करने के बाद कईयों बंदे सोचते हैं कि मैं भी सिंगिंग करूं, और मैं भी शायद हो सकता हूं कि सिंगिंग में मैं अच्छा अर्निंग कर सकता हूं, अच्छे व्यूज़ पा सकता हूं। बट आप अपने टैलेंट को प्लीज़ एक बार परख लें कि आपके अंदर, क्योंकि हर इंसान में ना अपना अपना एक टैलेंट होता है। जी सर। ज़रूरी नहीं है आप सिंगर बनो या आप हीरो बनो या फिर आप कोई पॉडकास्ट वाला बनो, या कोई अपने अपने टैलेंट को पहले देख लें। और जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल काम करने के लिए। जी सर। सोशल मीडिया अच्छा अर्न दे रहा है, फेसबुक से अच्छा अर्न आता है, इंस्टाग्राम से अच्छा अर्न आता है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हो तो यूट्यूब से अच्छा अर्निंग है, बहुत अच्छा अर्निंग। तो थैंक यू सर, सबसे पहले तो आज आपने इतना समय निकाला हमारे लिए पॉडकास्ट के लिए। थैंक तो यू भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई बहुत बात अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे धन्यवाद सर। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है, और जो हमने आज त्यागी जी से सीखा, सच में उनकी स्टोरी एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी और स्ट्रगलिंग स्टोरी हमने आज देखी। तो मिलते एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।